Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about our fundamental rights and fundamental duties. तो देखो, India is a land of varieties, we all know this. हमारे यहाँ linguistic diversities हैं, cultural diversities हैं, ठीक है, religious diversities हैं and there are so many other kind of diversities. तो इस इतनी सारी डाइवर्सिटीज वाले नेशन के अंदर रहने के लिए एक प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, लोग कैसे रह सके, पीस के साथ रह सके, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन किया जा सके, इसके लिए जो हमारी कंट्री है वो एक बड़ी ही रिलीजियस बुक को क्या करती है, ऑफ कोर्स फॉलो करती है. व्हेन आई से रिलीजियस बुक डजंट मीन कि हम किसी रिलीजन की बात करें, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बुक ऑफ रूल्स जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वो बुक है जो क्या करती है, जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं, जिस अपनी देश की यानी कि भारत की जिस टेरिटरी के अंदर हम रहते हैं वहां का हर नागरिक इस होली बुक को कहना चाहिए फॉलो करने के लिए क्या है, बाध्य है. ठीक है, यानी कि आप और हम अगर हमको इस देश के अंदर रहना है तो हमको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं. ठीक है, अब यही कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ राइट्स देता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और यही हमारे लिए कुछ ड्यूटीज निर्धारित करता है. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे. इसके सिवाय हम क्या पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. और यहाँ देखो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ही इज द पर्सन जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसके बाद में डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, प्रियम्बल के अंदर लिखी गई हैं और हमें इन्हें समझना है. ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, प्रियम्बल क्या है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है. सुनने में बड़े हैवी वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन अगले 5 से 10 मिनट में हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से और ऐसे खेल खेल में समझ लेंगे. ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको बताना है कि ये जो फेमस पर्सनालिटीज हैं इनके नाम क्या क्या हैं. तो ही इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ही इज ऑफ कोर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड देन कम्स पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे, आप देखो ऑफ कोर्स जो श्रेय दिया जाता है संविधान को के निर्माण का वो इनको दिया जाता है. ठीक है, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे. आपको सिर्फ मतलब अभी आपको इमेज ही आइडेंटिफाई करनी है. एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लाइक इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, तो ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, हर कंट्री ने कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनाए हुए हैं अपने सिटीजन्स के लिए. ठीक है, जिन्हें लोगों को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है और इन्हीं रूल्स के बेसिस पर गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, गवर्न करती है अपनी कंट्री को. ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं इन्हें ही क्या कह दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. ठीक है, इंडिया हैड टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू रन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो इंडिया को जाहिर सी बात है जब देश आजाद हुआ तो हमें जरूरत थी किस चीज की, कि हम क्या कर सकते, हमें क्या करना है, अपना संविधान बनाना है आजादी के बाद में. फॉर दिस पर्पस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई तो कब बनाई गई, देखो इसकी जो पहली मीटिंग है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है. इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को. राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या नियुक्त किए गए, परमानेंट चेयरमैन जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए गए. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी.
ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम हिंदी में प्रारूप समिति भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, डिस्कस्ड एंड फाइनली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये डेट आपको प्रियम्बल में लिखी हुई भी दिखाई देती है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली कब अडॉप्ट कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए, नाउ however it came into force on 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो यानी कि 26 नवंबर 1949 ये तो वो ईयर है और वो डेट है जब हमने फाइनली ये क्या कर लिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। हमने कहा हाँ, हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें ये सेट ऑफ रूल्स जो है हम बना रहे हैं, ठीक है, ये होंगे। फाइनली इसको लागू, अब आपको इसे फॉलो करने, ये जो रूल्स हमने बनाए हैं, जो हम बना रहे हैं, इसको आपको फॉलो करना है। ये कब से तय किया गया, 26 जनवरी 1950 से ये इट केम इनटू द फोर्स। अब से यानी कि इससे पहले से जो चल रहा था वो चल रहा था, अब से अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए भी क्या प्रोविजंस है, यू विल डेफिनेटली नो, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू हो गया है ना। तो इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को क्या बना रहे हैं, हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, नेशनल फेस्टिवल है, ठीक है, वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल। ओके, हमारे देश में कितने नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, डू टेल मी। ओके, चलिए, दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे हो गया है ऑलरेडी, हमने इसकी बात कर ली है। हमारा जो संविधान है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो कौन से देश का संविधान लॉन्गेस्ट रिटन है, इंडिया का संविधान, ठीक है। चलिए, पूरी दुनिया में अब हमारे संविधान में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका मीनिंग हमको समझ लेना चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रूल किसका होगा, पब्लिक का रूल होगा, जनता का रूल होगा। अब आप कहेंगे भाई हम तो रूलर नहीं है, हम तो पब्लिक है लेकिन हम तो रूलर नहीं है। तो बेटा हमारे जितने भी आप देखेंगे एमपीज या एमएलएज हैं, ठीक है, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, वो खुद जाकर नहीं बैठ गए हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो क्या थे, वो वहां पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, वो सांसद थे, तो उनके बेटे को सांसद बना दिया गया, ऐसा तो नहीं है। इन लोगों को हमने क्या किया है, इलेक्ट किया है, ठीक है, हम इनको इलेक्ट कर रहे, जनता इलेक्ट कर रही है। तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है कि पीपल ऑफ द कंट्री चूज और इलेक्ट लीडर्स, ठीक है। हम जिसको चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति लीडर होना चाहिए, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से जो हमको सबसे क्या लगता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारा लीडर होना चाहिए, हम उसको वोट देते हैं, और जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलती हैं वो एमपी या एमएलए बनता है, ठीक है। तो वो सरकार का हिस्सा बनता है, और अब ये कहाँ पे, संसद भवन में या फिर विधानसभा में आपकी बातों को रखेंगे, ठीक है। चलिए, दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। Thus our country is no longer ruled by king, हमारी कंट्री में राजाओं का शासन थोड़ी है। हमने अगर प्रधानमंत्री का पद भी हमारे देश में है तो वो कैसे है, हमने एमएलए को वोट दिया था, ठीक है। अब ये जो जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिले उनमें से जो भी जिसको भी पार्टी बोलेगी कि हाँ ये हमारा एक कॉम्पिटेंट रूलर है, एक कॉम्पिटेंट लीडर है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करना चाहिए, और उनको राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री बना देते हैं। इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर इलेक्टेड लीडर, अब क्या हो सकता है, एक लीडर है, आपने उसको वोट दिया ये सोचकर कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने वोट मिलते ही जो जो उसने प्रोमिसेस आपको किए थे उसका उल्टा काम करना शुरू कर दिया, तो जनता क्या कर सकती है, लेकिन रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है। तो हालांकि इनको जो रिमूव करने के क्या है प्रोसीजर्स है, बट दे कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मींस दैट
ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, हम क्या करेंगे, सभी लोगों को समान ट्रीट करेंगे। द गवर्नमेंट विल नॉट डिफरेंशिएट, किस आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, लाइक कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, या फिर किसी अदर वे में आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जहां डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा, आपने क्या कर दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया, और वायलेशन के केस में जुडिशरी कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो यानी कि अगर आप संविधान को फॉलो नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके लाइक किस तरह का जो लाइक पनिशमेंट प्रोसीजर है उसको भी सेट किया गया है। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सभी लोगों को समान ट्रीट करना है एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा रिच है तो आपने उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए क्लास में, है ना। अनलाइक आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ क्लास, लेकिन ये सब जगह पे एप्लीकेबल होगा। कोई बच्चा पुअर है, आप उसको एडमिशन भी नहीं दे रहे अपने स्कूल में, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, so now we are going to talk about secular. Secular means nothing but लाइक हमारे देश का या किसी स्टेट का कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक रिलीजन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, ठीक है ना। तो हम सभी रिलीजन को क्या देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, एंड दैट इज व्हाट दिस सेक्युलर मीन्स, ठीक है। ऑल पीपल इन द कंट्री वुड बी फ्री टू फॉलो वट एवर रिलीजन दे वांट। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लाइक बिलीव करते हो और दूसरे रिलीजन को नहीं करते हो तो आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि स्टेट का एक पर्टिकुलर रिलीजन यहाँ पर नहीं है। एंड व्हेन आई से स्टेट, आई एम एड्रेसिंग द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल समझ में आया, सभी धर्म समान है, किसी भी एक धर्म के प्रति क्या नहीं किया जाएगा, लाइक उसकी तरफ ज्यादा झुकाव नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होगी, बायसनेस नहीं होगी। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारा हेड है, ठीक है ना, तो वो कैसा होगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड इंडिया इज हेडेड बाय एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब आप कहेंगे भाई ठीक है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है तब तो लाइक हम देखते हैं लोग वोट देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ओके, तो प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे आपके जो सिलेक्ट किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पार्लियामेंट में बैठे, अब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे, ठीक है। चलिए, अनलाइक ब्रिटेन हुज हैंड ऑफ स्टेटस हेरिडिटरी मोनार्क। जब आप ब्रिटेन में देखोगे तो ब्रिटेन में जो हेड है वो लाइक स्टेट का जो हेड है वो कैसा है, वो मोनार्क है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में लाइक आई होप आपको यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारा लाइक जो हेड है, कंट्री इज हेडेड बाय एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट का जो पद है वो अनुवांशिक नहीं है, बस इतना याद रखना है, अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी नहीं है। प्रियम्बल, चलो प्रियम्बल की बात करते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है और इसको आपको एज इट इज याद रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी लेट्स से कि आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन बन गया या फिर लेट्स से 3 मार्कर क्वेश्चन बन गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसको लिख दो, और आपने गलती से भी अगर ये जो सीक्वेंस है इनको भी चेंज कर दिया बेटा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आई डोंट वांट यू टू लूज इवन अ सिंगल मार्क, तो आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और अगर याद करने में इसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस प्रियम्बल को कहीं लिख लो और अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लो, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या कहती है, देखो, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, कौन सा justice, social, economic and political justice, ठीक है। liberty, कौन सी liberty, liberty of thought, expressions, belief, faith and worship। इसके बाद equality, equality कौन सी भाई, equality of status and of opportunities, ठीक है ना। let's say कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमको दोनों को
समान अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है। किसी एग्जाम में वो बच्चे बैठे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, इक्वल टाइम दिया गया है। अब हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ने में, लेट्स से हम यहाँ पे एक सोशल स्टेटस की बात करते हैं, हम लाइक पढ़ने में वीक और पढ़ने में अच्छे को ना देखकर हम ये बोले कि एक बच्चा है जिसके पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज है, यानी कि उसको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर लेता है, उसके पास अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जिसके पास में क्या नहीं है, जिसके पास में ये रिसोर्सेज नहीं है, वो लाइक उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, या कह लीजिए कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर ले, लेकिन ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। चलिए, ये बच्चा सारे रिसोर्सेज से पढ़ रहा है, बट हो सकता है लाइक यू नेवर नो कि कहाँ पे लाइक कहाँ पे ये अच्छा है, किन चीजों में ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमारी सरकार को क्या चाहिए, हमारी सरकार को इन दोनों को ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई बहुत रिच है, हो सकता है कि कोई इतना लाइक उसके पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सरकार क्या करे, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दे, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दे, यानी कि कोई एग्जाम है, एग्जाम में इनको आप क्या कीजिए, लाइक आप सबके लिए एक फेयर कंपटीशन रखिए, ठीक है। फेयर कंपटीशन रखिए, इक्वल टाइम दीजिए, सेम पेपर दीजिए, उसके बाद में देखिए ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक देयर शुड बी नो रीजन फॉर अ पर्सन टू से कि मेरे साथ बायसनेस हुई है, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा, सबको समान ट्रीट करेगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है ना, टू प्रमोट अमंग देम ऑल। देन कम्स फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इज व्हाट, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individuals। फ्रेटर्निटी किस बात की, लाइक assuring the dignity, किसकी डिग्निटी, इंडिविजुअल्स की, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। इसके बाद में आती है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे प्रियम्बल की, जो है हमने क्या किया है, हमने इसको अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है, राइट। तो यहां पर आएगा, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949। हमने ये डेट शुरू में देखी थी, राइट। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कौन सी डेट को, नवंबर 26, 1949। Do hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution, ठीक है। तो this is all about your preamble। हमने इस preamble के अंदर जितने वर्ड्स पढ़े, इन वर्ड्स को हम ऑलरेडी पहले कहां पढ़ चुके हैं, ऊपर देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो देखो, बिगिनिंग में हमको 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, और लेटर ऑन क्या हुआ कि एक फंडामेंटल राइट विच वाज राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको क्या कर दिया गया, उसको लाइक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक है। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन सर्टेन राइट्स टू एवरी सिटीजन। हर सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, एंड दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इन्हीं को हमने लाइक जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए, हमने उनको क्या कह दिया, फंडामेंटल राइट्स कहा, ठीक है। नो वन कैन इग्नोर दीज राइट्स। अगर गलती से इन राइट्स का वायलेशन हो गया तो आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, फटाफट देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी है, एवरीवन इज इक्वल वेदर रिच पुअर और बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, ठीक है। तो ये क्या है कि राइट टू इक्वलिटी है हमारा। राइट टू फ्रीडम, किस चीज की फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम है टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड आइडियाज, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज राइट टू जस्टिस। इनफैक्ट इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन कहना ज्यादा सही होगा, ठीक है। एंड एवरी सिटीजन वुड बी हर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो क्योंकि लाइक कानून की नजर में हम सब क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पे लाइक जिस तरह से लिखा हुआ है, आई मस्ट से कि जो थर्ड वन है वो क्या है, like that is not exactly what is your fundamental right, because third fundamental right is right against exploitation, जिसमें कि बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी, यानी 14 ईयर्स से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे मजदूरी नहीं कराई जाएगी, ठीक है। महिलाओं से लाइक जो महिलाएं हैं वो अगर मजदूरी कर रही हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, इस तरह के यहाँ पे आपको राइट्स देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी तरह का एक्सप्लोटेशन जो है वो क्या है,
लाइक एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। देन कम्स राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस, ठीक है। तो हर सिटीजन को क्या है, अधिकार है। क्या अधिकार है, आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, ठीक है ना, एंड किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को आप विजिट कर सकते हो। देन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, हर सिटीजन को क्या है, एक अधिकार है। क्या अधिकार है, अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सकता है टिल द एज ऑफ 14। कैसे एजुकेशन ले सकता है, फ्री एजुकेशन ले सकता है, ठीक है। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बात करते हैं तो ये क्या करती है, एम्पावर करती है सिटीजन्स को। किस लिए, अगर आपकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही तो बेटा आप कोर्ट आइए, है ना, लाइक आप नहीं, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी केस को क्या कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, तो भाई कोर्ट सुनेगी, ठीक है। For instance, in the case of imprisonment, the citizen can ask the court, अब कोई व्यक्ति है उसको जेल हो गई, let's say लाइफ टाइम imprisonment हो गया, या फिर किसी को क्या दे दिया गया है, किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति कोर्ट को लाइक जो हायर कोर्ट होगी उससे लाइक अपील कर सकता है, उसके पास जा सकता है और उससे लाइक क्या है, प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द, हमारी जो कंट्री का जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अब कोर्ट चाहे तो उसकी पनिशमेंट को कम कर दे, कोर्ट चाहे तो उसकी अपील को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। चलिए, नाउ कम्स फंडामेंटल ड्यूटीज। जब हम फंडामेंटल, देखो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं बेटा तो वो जस्टिसेबल है, ठीक है। आप उनको क्या कर सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो जुडिशरी से कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, और इसके लिए लाइक जुडिशरी क्या कर सकती है, पनिशमेंट का प्रोविजन। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन स्टेट के वेलफेयर के लिए जरूरी है। ड्यूटीज ऑलवेज कम अलोंग विद द राइट्स एंड सम ऑफ आवर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एज सिटीजन आर, हमारी लाइक ड्यूटीज क्या है कि हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे, इसके बाद में हम ऑनर करेंगे अपने नेशनल फ्लैग और उसके नेशनल एंथम का, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने देश को यूनाइटेड रखेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, एंड वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर। कोई इमरजेंसी आ जाती है और देश को हमारी जरूरत है तो हम अपने देश के काम आएंगे, ये क्या है, हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है। अगर हम इन राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं then we must follow these duties, obey our duties. We must protect our national property, ठीक है। इसके बाद में we must protect our environment, हम अपने environment को protect करेंगे, जो जो हमारे monuments हैं हम उनको protect करेंगे, जो national importance की buildings हैं, ठीक है। And then we must treat all Indians equally, हम सभी Indians को equally treat करेंगे। This is not the exact number of the fundamental duties. आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, ठीक है। चलिए, नाउ कम्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट लेज डाउन द सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार जो नियमों को फॉलो, यानी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करेगी, ये क्या है, ये उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट किए जा रहे हैं, किसको, स्टेट को डायरेक्शन दी जा रही है। सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आर गिवन हियर, जैसे कि प्रोवाइडिंग प्रॉपर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल द पीपल या सिटीजन, लोगों को प्रॉपर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल सिटीजन्स दी जाएगी। अब देखो हमारी लाइफ में हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन हमारी बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो सरकार क्या करती है, सरकार कोशिश करती है कि सभी के पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, है ना। और आप देखोगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपको आवास योजना लेकर आती है, किस लिए, ताकि लोगों के पास अपने घर भी हो, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइडिंग वर्क फॉर एवरीवन, सरकार क्या कोशिश करे, जैसी आपकी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी,
के बेसिस पर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, ताकि आप भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल द सिटीजन, सभी बच्चों को क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन मिलनी चाहिए। ensuring that some people do not become rich by exploiting others, सरकार ये इंश्योर करेगी कि कुछ लोग ऐसे ना हो कि सोसाइटी के अंदर कुछ ही रिच लोग रह जाएं, बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करते करते उनका जो सारा पैसा है वो इन रिच लोगों के पास आ जाए। इसके बाद में इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सच एज दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, तो उनकी कंडीशन को सरकार क्या करेगी? इम्प्रूव करेगी। So these are the directive principles of state policy which constitution lays down for the welfare of the state, ठीक है। And that's how we are done with this chapter, and I'm sure you must now be aware of our constitution, and each and everything must be very much clear to you. I'll see you in the next session. Now till then, take a very good care of yourself and keep learning, keep revising and keep practicing. Bye bye.